This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, कि सब्जेक्ट की तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 7 चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसके हमने काफी क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम जो है वो कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला फिर से याद कर लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपकी मदद करेगा 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, 7.1 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में आपके काम आएगा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कहता है अगर आपको किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो आपकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, और जो बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक होते हैं x और y के रूप में। तो अगर पहला बिंदु P है तो इस बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, एक x1 एक y1। दूसरा बिंदु Q है तो उसके दो निर्देशांक होंगे x2 और y2। और फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कि अगर P से Q तक की दूरी निकालनी है तो वर्गमूल लगा देंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे और इनका वर्ग कर देंगे, जमा का निशान, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे और इनका वर्ग कर देंगे। और फिर जो भी आंसर आएगा इनको हल करने पर फिर वर्गमूल को भी हटा देंगे, फिर वहां से जो है वो दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। इसका मैंने सेकंड पार्ट आपको करवाया था और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट खुद से कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मुझे सिर्फ प्रियंका का ही मतलब फोटो मिला था जिसमें प्रियंका ने सॉल्व किया था, बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया। क्या है, अगर सॉल्व किया था तो बताओ। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसा ही है, मतलब इसमें वर्ग ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में 4 बिंदु दे रखे हैं, इनको अपनी मर्जी से हम नाम दे देंगे ABCD का। ठीक है, इनको अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं ABCD का। बिंदु A है 4,5, बिंदु B है 7,6, बिंदु C है 4,3 और बिंदु D है 1,2। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पूछा है कि इनको हल करो, इनमें दूरी सूत्र की मदद से ये पता करो कि ये किस तरह के चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज मैंने आपको 4 तरीके के बताए थे। एक होता है वर्ग, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है आयत और एक होता है समांतर चतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, माइक ऑन करके बोलो। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है? मैम वर्ग में 4 भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं बराबर ही होती हैं। यस मैम। हाँ, तो फिर बताओ क्या अंतर है दोनों में? विकर्ण बराबर नहीं होते इनके। किसके, समचतुर्भुज के कि वर्ग के? किसमें विकर्ण बराबर होंगे, किसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे? वर्ग में बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही अंतर होता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। इंग्लिश में कहते हैं वर्ग को स्क्वायर और समचतुर्भुज को कहते हैं रोम्बस। तो रोम्बस और स्क्वायर सेम है, दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, और वही यही अंतर आ जाता है आयत और समांतर चतुर्भुज में। आयत होता है रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर होती हैं। वैसे ही समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा और ऊपर नीचे की भुजा बराबर होगी, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप मुझे बताना कि ये किस तरीके का चतुर्भुज है। ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, ये आप बताएंगे इसको सॉल्व करने के बाद। तो पहले इन सब की दूरी निकालते हैं। पहले हम दूरी निकालेंगे A और B की। तो AB की दूरी निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमें पता ही, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ब्रैकेट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं बस एक ही बार लिखूंगी फॉर्मूला, बार बार नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। ए बी के लिए निकालते हैं दूरी, तो ए बी के लिए जो दूरी निकलेगी, देखो ए बी के लिए जो x2 है वो 7 है, ठीक है, गलती होगी तो बता देना बीच में। ए बी के लिए x2 7 है और x1 4 है, 7 में से 4 गए, कर दिया स्क्वायर, जमा का निशान। y2 6 है और y1 5 है, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3 आता है, 3 3 9, 6 में से 5 गया 1 और ये आ गया वर्गमूल का 10 यूनिट। ठीक है, आपने बोला था इसका क्या यूनिट होता है, इसका क्या मात्रक होता है, तो इसका मात्रक ही मात्रक है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, जब इसकी दूरी लिखोगे तो आप लिखोगे वर्गमूल 10 मात्रक। इंग्लिश में लिखेंगे यूनिट और हिंदी में लिखेंगे मात्रक। आप हिंदी मीडियम वाले भी यूनिट लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मात्रक ही लिखो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद ए बी निकाल दिया, अब निकालते हैं बीसी। तो बीसी के लिए जो x2 है वो 4 है, जो x1 है वो 7 है, 4 में से 7 माइनस करेंगे, प्लस का निशान। जो y2 है वो 3 है और y1 6 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 7 गया तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, जमा का निशान, और यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 और ये आ जाएगा वर्गमूल में 18। बताओ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 18 ही आया है। हाँ बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, अब निकाल लेते हैं हम, ए बी निकाल दिया, बीसी निकाल दिया, अब सीडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सीडी। तो सीडी निकालने के लिए वही वर्गमूल लगा दो, तो वर्गमूल लगा दिया। सीडी के लिए जो x2 है वो 1 है, सीडी के लिए x2 1 है, माइनस का निशान, x1 है 4, इसका कर देंगे स्क्वायर, जमा का निशान। जो y2 है वो 2 है और जो y1 है वो 3 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 3 3 9, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 1 एकम 1 प्लस में, तो ये आ जाएगा वर्गमूल में 10। और आखिरी निकाल लेते हैं जिसका नाम है एडी, आखिरी भुजा होगी एडी। के लिए करते हैं इसको सॉल्व। तो एडी के लिए जो x2 है वो 1 है, जो x1 है वो 4 है, ठीक है, और जो y2 है वो 2 है और जो y1 है वो 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 में से 4 गया भाई तब भी आएगा माइनस का 3 और 3 3 हो जाएगा 9, और 5 में से 2 गया तब भी आएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 गुना माइनस का 3 फिर से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा वर्गमूल 18। तो हमने देखा भाई दो दो इसकी भुजाएं हैं वो बराबर हैं, जो दो दो भुजाएं हैं वो बराबर है। तो मुझे बताओ ये क्या हो सकता है, कौन सी आकृति ये है? मैम आयत, समचतुर्भुज, रेक्टेंगल बेटा, समचतुर्भुज होता है आपका, समांतर, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, या तो ये आयत होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, या तो आयत होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। तो इसमें से कौन है इसका पता हम लगाएंगे, इसके विकर्ण निकाल के, डायगोनल्स निकाल के। तो डायगोनल के लिए होगा AC, है ना, डायगोनल्स के लिए होगा AC, तो AC निकाल लेते हैं। C है 4, मतलब x2 है 4 और x1 भी है 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। x2 है 3 और y2 है 3 और y1 है 5, इसका भी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 से 4 गया 0, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, 3 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और ये आ गया 2। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इधर, AC निकाल दिया, अब निकालते हैं BD, है ना, AC निकाल दिया, अब निकालते हैं BD। इसके डायगोनल्स हैं, ये इसके विकर्ण है। तो BD के लिए जो x1 है, सॉरी जो x2 है वो कितना है, 1 है। हाँ 1 है और माइनस का निशान B7, मतलब x1 है 7 और इसका स्क्वायर हो गया, जमा का निशान। जो y2 है वो है 2 और जो y1 है वो है 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, 6 6 होता है 36 और जमा का निशान, 6 में से 2 गए 4, 4 चौके होता है 16, तो 36 में 16 को जोड़ दो, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52।
वर्गमूल का 52। हमने पिछली क्लास में किया था कि इसको अगर हमें वर्गमूल से बाहर निकालना है तो ये ऐसा होता है, 2 वर्गमूल 13 बन के बाहर निकलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 52 के टुकड़े करेंगे तो 13 गुणा 4 आएगा, और 13 गुणा 4 के भी टुकड़े करो तो 2 गुणा 2 बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर होगा, क्योंकि ये भी वर्गमूल के अंदर है। 2 वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 की जो है वो जोड़ी बन गई, 13 की नहीं बनी, तो 13 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो निकाल दिया, 2 वर्गमूल 13। अब देखो जो हमने ऊपर चीजें निकाली, ये इसकी भुजाएं थी, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। लेकिन जब हमने इसके विकर्ण निकाले, क्या इसके विकर्ण भी बराबर है? क्या इसके डायगोनल्स भी बराबर है? बताओ। नो मैम। नहीं, नहीं, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है। तो ये कौन सी आकृति हुई फिर? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, बिल्कुल। इसको हम आयत नहीं कहेंगे, इसको हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन अगर उनके विकर्ण बराबर ना हो, तो वो हमारे लिए समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है। अगर इसके जो विकर्ण होते वो बराबर आ जाते तो हम इसको रेक्टेंगल कहते, आयत कहते, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं थे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल 1 या 2 नंबर में, जहां पे आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है कि आयत है। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका है? बताओ। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। कौन सा? मैम ओनली सॉल्व करके कर सकते हैं, मतलब मार्क्स मिल जाएगा ओनली सॉल्व करने से? ये सब लिखना जरूरी है? क्या सब लिखना? मैम ये समांतर चतुर्भुज, मतलब पहचान में नहीं आएगा तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन का आंसर है ना। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताओ, कि कौन सा प्रकार है। उत्तर लिखो और उसका कारण भी दो। तो हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज है। ये तो मैंने आधा लिखा। पूरा क्वेश्चन क्या होता? यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि इसकी भुजाएं तो बराबर है, सॉरी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन इसका जो है वो विकर्ण बराबर नहीं। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। मेरी तरफ से तो सब सही है। बाकी बच्चों को आ रही है डबल आवाज? नो मैम। नो मैम। जिसको भी डबल आवाज आ रही है वो एक बार क्लास को लेफ्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है, फटाफट से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन होता है यहीं पर खत्म। पूरा इसका कारण लिखना है। वर्ग होगा तो लिखना है यह एक वर्ग है क्योंकि इसकी भुजाएं भी बराबर है, इसके विकर्ण भी बराबर है। पूरा कारण लिखना है। अब सही है? ठीक है, चलो तो आप फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको हर क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके का मिलेगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पूछ रहे होंगे जो अलग होंगी एक दूसरे से। आपको बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे क्या कीजिए? वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो आपने पकड़ा यहां से एक्स अक्ष। अब अगर ये एक्स अक्ष की ही बात कर रहे हैं, वाई के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, अगर ये ऐसा लिखते कि एक्स वाई का वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों से समदूरस्थ हो, अगर ये कहते कि एक ऐसा बिंदु एक्स वाई ज्ञात करो जो क्या हो? जो इन दोनों के समदूरस्थ हो, तब हम कुछ अलग करते, है ना, तब हम कुछ अलग करते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई वाई को छोड़ो, सिर्फ एक्स अक्ष पर ही बिंदु ज्ञात करना है। तो इसको अगर मैं ए बिंदु मान के चलूं तो इसके निर्देशांक क्या क्या होंगे? एक्स अक्ष बोला है, एक्स अक्ष पर कौन है ये तो हमसे पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे? एक्स को एक्स ही रहने देंगे और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। क्योंकि पता है ना वाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं। जब बात ही एक्स अक्ष की चल रही है तो इसका मतलब वाई 0 होगा, तभी तो वाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो ये पॉइंट हमने निकालना है, मतलब हमने यहाँ पे एक्स का मान निकालना है जो क्या हो, जो बिंदु P, इसको मैंने अपनी मर्जी का नाम दिया P, आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं, बिंदु P और बिंदु Q से सम दूरस्थ हो। अब सम दूरस्थ यहाँ पे शब्द आया, सम दूरस्थ क्या होता है? सम दूरस्थ समान दूरी पर। हम समान दूरी पर। इक्वी डिस्टेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में सम दूरस्थ। तो मान लो ये है आपका P बिंदु
और मान लो ये है आपका Q बिंदु, ठीक है, और बीच में कहीं है आपका A बिंदु। तो इन्होंने कहा ये जो बिंदु A है ये इस तरह से होना चाहिए कि इसकी जो दूरी होगी P के साथ वो बराबर होगी इसकी जो दूरी होगी Q के साथ, ठीक है। तो हमने A की जगह पे लिख दिया x,0 और हमने Q की जगह पे लिख दिया -2,9। इसका मतलब अगर ये जो कह रहे हैं बिंदु A के बारे में, तो यहां से क्या होना चाहिए, यहां से होना चाहिए कि हमारा जो PA है वो बराबर होना चाहिए AQ के। क्लियर है सभी को? ये हमारा जो PA है वो बराबर होना चाहिए AQ के, क्योंकि जितनी दूरी A की P के साथ उतनी ही दूरी A की Q के साथ है, अगर ये समदूरस्थ है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो बस हमने इसको लिख दिया, जो हमें क्वेश्चन में दिया था वहां से हमने ये चीज निकाल दी, ये चीज हमने फाइंड कर दी कि PA जो है वो PQ AQ के बराबर होना ही चाहिए। PA जो है वो AQ के बराबर होना ही चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके x का मान निकल जाएगा। तो PA है, इस पे लगा लेते हैं फॉर्मूला PA। तो इसके लिए पहले तो लगा दिया वर्गमूल, वर्गमूल में x2 की जगह पर x है, x1 की जगह पर 2 है, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, जमा का निशान, y2 की जगह पे 0 है, y1 की जगह पे -5 है। ध्यान दो, y1 की जगह पे -5 है, तो ये ऐसा होता 0 और -5 को माइनस करना है। ये कैसा होता, 0 और -5 को माइनस करना है। मैं शॉर्टकट में कर रही हूं तो मैंने माइनस माइनस को प्लस कर दिया, तो मैंने सीधे लिख दिया 0 जमा 5। किस किस को ये क्लियर हुई? डाउट है तो भी फटाफट से पूछो कि मैंने यहाँ पे जमा का निशान क्यों लगाया, जबकि 5 तो माइनस का था, ठीक है, क्योंकि 0 में से -5 को माइनस करना है ना, तो मैंने डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस करके इसको शॉर्टकट में लिख लिया है। बस ये हमने लिख दिया। अब AQ है, AQ का निकाल लेते हैं, तो वही वर्गमूल लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये लग गया बड़ा सा वर्गमूल। AQ की बात करें तो x2 इसके लिए -2 है और x1 इसके लिए x ही है। यहाँ पे लगा दिया इसका स्क्वायर, जमा का निशान, 9 - 0 और ये स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जब दोनों तरफ सेम चीज होती है तो वो कैंसल आउट हो जाती है। अगर दोनों तरफ सेम चीज होती है तो वो कैंसल आउट हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर x जमा 2 होता और यहाँ पर x -2 होता, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, ये वाला x भी जमा का, ये वाला x भी जमा का, तो क्या होता है, ये इससे कट जाता है, ये इससे क्या हो जाता है, कट जाता है। 2 नहीं कट पाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है ना, ये जमा का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो 2 को नहीं काट पाएंगे, लेकिन x और x को काट देंगे क्योंकि ये सेम चीज थी। तो वैसे ही यहाँ पे आपको जो सेम चीज दिख रही होगी, क्या वर्गमूल दोनों के पास है? बताओ। यस मैम। तो इसको काट सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल क्या हो गया, A+B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी नहीं लगाएंगे ना, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो समझो कि हम वर्गमूल से वर्गमूल को काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ है। दोनों तरफ अगर सेम चीज होती है तो उसको खत्म कर दो, तो हमने खत्म कर दिया, मैंने वर्गमूल से वर्गमूल को काट दिया। तो अब क्या हुआ, वर्गमूल नहीं लिखा जाएगा, सीधा सीधा जो है वो हम अपनी इन चीजों को लिख देंगे। सीधा सीधा क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 0 में 5 को जोड़ भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। और ये आ गया आपका -2 - x का स्क्वायर, जमा का निशान, ये आ गया 9 का स्क्वायर। अब लगाएंगे हम इसमें फॉर्मूला, जो आप बोल रहे थे ना, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस -2ab। क्लियर है सभी को? इतना फॉर्मूले लगाने में कोई दिक्कत? प्लस माइनस ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान से करना, -2 - x, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस के x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, और -2ab करेंगे तो +4x, नहीं +4x, मैथ में प्लस हो गया, क्योंकि देखो ना 2 × a × b, 2 तो 2 रहा, a की जगह पे -2 है, b की जगह पर है -x करेंगे, इसको क्या नहीं, इसको तो x ही मानेंगे। तब पर इसमें तो भाई माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, जमा का निशान आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देखो,
अगर इसको माइनस एक्स लेके चले तो प्लस। अच्छा हाँ, अब देखो, क्योंकि ना ये माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी माइनस वाली, तो माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस का 2 गुणा में a की जगह पे खुद माइनस का 2 है, गुणा में b की जगह पे x है, तो ये आ जाएगा जमा का 4x। अभी क्लियर हुआ? बताओ, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x हमारा ऐसे का ऐसा। क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। ठीक है, और 9 कितना होता है? 9 हो गया 81। अब मैंने आपको बताया था अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर सेम चीजें हो विद सेम साइन तो कट जाती हैं, सेम चीजें हो विद सेम साइन तो कट जाती हैं। तो बताओ क्या क्या कट जाएगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर था और जमा का था, इधर भी जमा का उधर भी जमा का। और क्या कट जाएगा? 4 कट जाएगा। 4 यहाँ भी जमा का, 4 वहां भी जमा का, तो ये भी कट गया। अब इनको लिखना ही नहीं है, अब इनको लिखेंगे ही नहीं। ये आ गया माइनस का 4x जमा का 25 और ये आ गया 4x जमा 81। 4x को क्यों नहीं काटा? बताओ, 4x को क्यों नहीं काटा? हो जाएगा। मैम ये प्लस का है, वो माइनस का। यहाँ पे माइनस का था, इनके साइन बिल्कुल, इनके साइन सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे जमा का, इसलिए नहीं काट सकते। साइन भी सेम होने चाहिए तभी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको ले जाओ एक तरफ। तो अगर मैं सारी चीजों को उधर लेके जाऊं और इधर मैं 0, चलिए इधर मैं 25 लिखती हूँ, क्या पता इसमें जरूरत पड़े 25 की। ये लिख दिया 25 और 4x को उठा के भेज दिया उधर। पहले से वहां पे 4x था, जमा का 81 था, माइनस का 4x गया, वहां जाके जमा का 4x बन गया। 25 रह गया अकेला, 25 के पास 81 को भेज दो, क्योंकि संख्या संख्या के पास होनी चाहिए ना। तो 25 के पास मैंने 81 को भेज दिया, 81 वहां जमा का था, यहाँ आके माइनस का हो गया, और 4x में 4x जोड़ दिया तो 8x बन गया। बोलो समझ आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है बीच में साइन में या जमा करने में? कोई डाउट? मैम 81 में से 25 को घटा दो, 6 56 माइनस का 56। ठीक है, और 8x ऐसे का ऐसा। x को अकेला छोड़ो, x को अकेला छोड़ो, x के साथ 8 गुणा कर रहा है, 56 के पास जाके भाग करेगा। 8 का 8 8 7 56। तो यहाँ से जो x है वो x का मान कितना आ गया? यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 7। ठीक है, तो वो बिंदु आपने निकालना था जो इन दोनों से सम दूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंट हो। तो वो बिंदु निकल चुका है कि जो a कोऑर्डिनेट है आपका, जो आपका a निर्देशांक है, a बिंदु है, उसके जो निर्देशांक है वो कौन से होंगे? x की जगह पे -7 और y की जगह पे 0, क्योंकि हमें y ऑलरेडी 0 दिया था। फिर से रिपीट करती हूँ, y को 0 क्यों ले? क्योंकि क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि x अक्ष पे वो बिंदु निकालो। तो जब बात ही x की कर रहे हैं, y की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो y को हम इग्नोर करेंगे, y को हम 0 लेंगे। तो ये था आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 है ये, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी इसमें किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो y लिख दो बिल्कुल फटाफट से। सभी की तरफ से y आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने y लिख दिया तो मेरा भी हो गया। नहीं, जिसको समझ आया वो अपना अपना y खुद लिखेंगे, जिसको डाउट है वो पूछेंगे। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो गया मैम? अगर इसमें y भी निकालना होता तो कुछ नहीं, तो y की जगह पे y का मान भर देते, मतलब y भर देते, x की जगह पे x, y की जगह पे y। फिर हमारे पास दो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे समीकरण बन जाते हैं कुछ। और इसमें जो है वो शायद वो कट कुट होके खुद को मतलब कुछ ना कुछ हो जाता आएगा, शायद ऐसा क्वेश्चन भी आगे, तो वैसा फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, वैसे कभी आएगा नहीं 2 का निकालने के लिए साथ में, क्योंकि 2 चीजों का साथ में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो दूसरे की निकल पाती है। दोनों की ही मिसिंग होगी तो फिर नहीं निकल पाती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला है यहाँ पर कि y का मान ज्ञात करो, y का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, आपने वो फाइंड करना है। उसके लिए y का मान, मतलब कोई स्पेशल बिंदु फाइंड नहीं करना है, यहीं पे छुपा है y, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको दे रखा है p 2, -3 और आपको दे रखा है q 10, y। ठीक है, और आपको बोला है कि अगर इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मात्रक, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इसका मात्रक ही मात्रक होता है, इसका यूनिट ही यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स है। तो अगर ये आपको दे रखा है और आपको बोला है कि इनके बीच की दूरी 10 है तो y का मान निकालो। तो ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालते हैं, मतलब p q लिख दिया मैंने।
अब पी क्यू की बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वही x2 माइनस x1, तो x2 है 10, x1 है 2, माइनस कर दिया इनको, इनका कर दिया स्क्वायर, जमा का निशान, y2 है y और y1 है 3, तो जमा का 3 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस का था, असल में होना था y माइनस माइनस 3, लेकिन मैंने शॉर्टकट में किया तो मैंने इसको जमा का ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, और 8 का स्क्वायर करो 8 8 64, और यहाँ पर देखो y जमा 3 का होल स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी सर्व समी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जमा 3 3 9, 3 दूनी 6 पाई, ये सभी को समझ आया, ये वाला सर्व समी का लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इतना ही दिया था, अब कैसे इसको सॉल्व करें भाई, इसको अकेले तो सॉल्व नहीं किया जा सकता ना, चलो संख्या को भी अगर हम क्या कर दें, संख्या को भी अगर हम जोड़ दें, मिटाना पड़ेगा शायद, संख्या को भी जोड़ दें तो फिर भी y तो अकेले में निकालना मुश्किल है ना, तो इसलिए क्या करें बताओ, कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो 10 दे रखा है इसको कहाँ लिखूं, बराबर में, ठीक है, इसको हम लिखेंगे बराबर में 10, क्यों लिखेंगे बराबर में, क्योंकि ये दूरी है, जो हमने ये निकाला है, जो देखो हमने ये निकाला है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये भी दूरी है, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो भी दूरी है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की दूरी आपको पहले दे रखी थी, पी क्यू की दूरी आपको पहले दे रखी थी, कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, तो अब पी क्यू की जगह पे पी क्यू नहीं बल्कि 10 लिखना है, ठीक है, पी क्यू की जगह पे पी क्यू नहीं बल्कि क्या लिखना है, 10, क्योंकि दूरी 10 है, क्लियर सभी को यहाँ पे, क्यों मैंने 10 लिखा है इसके बराबर में, क्योंकि पी क्यू इसको दूरी तो कहते हैं ना, ये दूरी ही तो है, ये दूरी ही तो है, तो दूरी तो दे रखी है 10, तो हमने लिख दिया इसको 10, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 ऐसे का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान, 64 में 9 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, इसको अल्टीमेट को 100 आना चाहिए था, 100 क्यों आना चाहिए था, दोनों जगह स्क्वायर होगा ना, आप तो हमेशा एक स्टेप आगे ही होते हो, अभी हम इस स्टेप में पहुंचे ही नहीं है, अभी हम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम कुछ और कर रहे हैं, रुको पहले सुन तो लो, अभी मैंने क्या बोला, पहले इनको जोड़ो, पहले संख्याओं को जोड़ो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, जमा का निशान 6y, और 64 में 9 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 73 ठीक है, 73 3 3 9, और ये ठीक है, चलो अब करते हैं इसका जो आप बोल रहे थे ना, अब इसका स्क्वायर करेंगे, वैसे स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, हम अगर इस वर्गमूल को उठा के उधर भेज दें, है ना, अगर मान लो इस पूरे की घात 1/2 है, क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल की जो घात होती है वो 1/2 होती है, अगर इस पूरे की घात 1/2 है, तो जब इसको उठा के बराबर के उस पार भेजेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वैसे भी कर सकते हो, है ना, वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वर्ग ही करना है तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको वर्ग ही करना है दोनों तरफ तो वो भी कर सकते हो, लिख देना पर यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, तो इसको वर्ग कर देते हैं, 10 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 10 10 से 100, और इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल कट जाएगा, है ना, इस पूरे का अगर वर्ग कर दिया तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो मतलब ये चीज वर्गमूल के बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर जमा 6y जमा 73, अब हमने यहाँ से निकालना है y का मान, चलो निकालते हैं, वाई स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 6y को भी ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 73 को उठाओ 100 के पास भेज दो, 73 यहाँ पे जमा कर रहा है, 100 के पास जाएगा तो माइनस कर देगा, तो करो इसको माइनस, कितना आ गया, 27 पक्का, जी तो इसमें 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, तो ये आ गया वाई स्क्वायर जमा 6y, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, मैम द्विघात समीकरण टुकड़े करेंगे, y + 3, इसको मैं आगे लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इधर लिख लेते हैं इसको सीधा कर लेते हैं पहले, तो अपने समीकरण को, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर जमा 6y माइनस का 27, ठीक है,
माइनस का 27 और बराबर में 0। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन चुका है, आपने मध्यपद विभाजन विधि लगानी वो लगाओ, आपने यहाँ पे द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल कर दो। द्विघात सूत्र क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, है ना, और बटे में क्या आता था 2a। ये लगाना तो ये लगा लो। तो इसका इस्तेमाल करके क्या होता है कि हम मतलब वो ना संख्याओं को करने से थोड़ा बच जाते हैं। हाँ, वर्गमूल इसमें निकालना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो चीजें होती है उससे थोड़ा सा बच जाते हैं। मध्यपद विभाजन विधि बहुत लंबी होती है, तो उससे बचने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। माइनस का बी है, मतलब माइनस का 6 लिखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर किया तो 6 6 36, माइनस का 4ac मतलब 4 गुना में a गुना में c, 27 चौके कितना होगा, करो जरा गुणा, पहले गुणा करके बताओ, आंसर नहीं पूछा मैंने, गुणा करके 27 चौके 7 चौके 28, 108। 4 दूनी 8, 10, 108। यस मैम। यस मैम। अब 108 से माइनस करो इसको, 72। मैम 108 कैसे आया? 27 को 4 से गुणा करने पर 4 इंटू ए इंटू सी, 4 यहाँ पे ऐसा कैसा, ए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 27 है, ठीक है, क्योंकि 27 माइनस का है, क्योंकि 27 माइनस का है, देखो माइनस का ही 4 है, 1 है और माइनस का ही 27 है, तो ये प्लस का आ जाएगा, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 108 आ जाएगा, ठीक है। 108 में 36 को जोड़ो, 144। ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 6, जमा का निशान, वर्गमूल के अंदर 144 बटे में 2a, 2a की जगह पे तो 1 ही है, तो इसको एक लिख लेते हैं, है ना। a लिखने की जगह यहाँ पे 1 लिख लो, क्योंकि a की जगह पे 1 ही तो है, तो ये 2 1 कम 2 आ जाएगा। अब हमें पता है 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस 12 बटे में इसके 2। अब इसकी निकलती हैं दो वैल्यूज, एक वैल्यू निकलेगी जब -6 12 के साथ जमा करेगा, और दूसरी वैल्यू निकलेगी जब -6 12 के साथ माइनस करेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगी वैल्यूज, ठीक है। तो y का मान निकाल रहे हैं ना हम, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा, y की 2 वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। y की कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। जब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 12 में से 6 गए, कितना आया, 9। अच्छा हाँ, सॉरी, 12 में से 6 गए तो 6 आया, और ये आ गया 6 बटे में 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, जमा करना है इसको, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। माइनस का 18 बटे में 2, इसको काट दो तो ये आ जाएगा y का मान 3, और इसको काट दो तो ये आ जाएगा y का मान -9। तो एक बार y आ गया 3 के बराबर, एक बार y आ गया -9 के बराबर। अब इसको शायद आगे भी हल करना पड़े, या इसको इतना ही करना है, नहीं करना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि y के यहाँ पे 2 मान आए हैं, y के यहाँ पे 2 मान आए हैं, एक आया है 3 और एक आया है -9। कब इस क्वेश्चन को आगे हल करना पड़ता, कब इस क्वेश्चन को आपको और हल करना पड़ता, जब आपसे पूछते कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, लेकिन दूरी तो पहले दे रखी थी भाई 10 के बराबर, तो ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि दूरी हमें पहले दे रखी थी ना कि इन दोनों की दूरी तो 10 आएगी। तो y का मान चाहे 3 रखो, y का मान चाहे -9 रखो, जब p और q के बीच की दूरी निकालोगे तो वो 10 के बराबर ही आएगा। तो ये था किस तरह से हमने y का मान निकाला। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मध्य पद विभाजन विधि अच्छे से सीखो, चैप्टर नंबर 2 में काम आई, चैप्टर नंबर 4 में काम आई, और देखो तो इस पार्ट में भी काम आ रही है मध्यपद विभाजन विधि, ठीक है। और जिसको मध्यपद विभाजन विधि नहीं करनी वो इससे भी कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, कोई एक तरीका आपको आना चाहिए। बस द्विघात सूत्र में क्या होता है, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर वर्गमूल में फंस गए तो फिर क्वेश्चन गलत, है ना, वर्गमूल में फंस गए तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। लेकिन अगर मध्यपद विभाजन विधि में संख्याओं के साइन में गड़बड़ कर दी, कॉमन लेने में गड़बड़ कर दी, तो वहां गलत कर दोगे। तो किसी एक तरीके को स्ट्रॉन्ग करो, चाहे तो मध्यपद विभाजन विधि को या फिर द्विघात सूत्र को, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। बाकी इसको मध्यपद विभाजन से खुद सॉल्व करना, और सॉल्व करके देखना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो सेम ही आएगा, है ना। चलो तो आगे बढ़े। मैम किसी ने कुछ बोला क्या? यस मैम। क्या बोला, बोलो। मैम आगे चलो।
अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको दे रखा है अगर Q एक बिंदु है 0 और 1, ठीक है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात करो। अब देखो, अब यहां पे आया कि ये भी करो, दूरियां भी ज्ञात करो। यहां पे आपको इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको X का मान निकालना पड़ेगा, फिर दूरियां भी निकालनी पड़ेगी। पीछे वाले क्वेश्चन में दूरी पहले से दे रखी थी, तो आपसे दूरी पूछी नहीं, आपने बस Y का मान निकाला और खत्म। 1 मिनट, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इस मध्य पद विभाजन से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं आप, मध्य पद विभाजन से करो या आप इस वाले तरीके से करो, आपकी मर्जी है। मध्य पद विभाजन में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस की गलती हो जाती है कि किस वाली संख्या को प्लस ले किसको माइनस ले, वहां पे गलती हो जाती है। और कॉमन लेते वक्त गलती हो जाती है, मतलब उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने उससे नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इससे किया। ठीक है, बाकी हाँ उससे करना है तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं कह रही थी इस वाले क्वेश्चन में दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको y का मान निकालना था, आपने y का मान निकाला, आपका काम खत्म। पर अब ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो इस x का मान निकालो, फिर इनके बीच की दूरी भी निकालो। इनके बीच की नहीं, जो समदूरस्थ बिंदु है उससे फिर सारी की सारी दूरी निकालो। तो थोड़ा लंबा सवाल है, इसको पहले अच्छे से देखते हैं और इसमें करना क्या क्या वो करते हैं। पहले तो आपको एक बिंदु दिया है Q नाम का और इसके निर्देशांक दिए हैं 0,1, x है 0, y है 1। फिर आपको एक बिंदु दिया है P नाम का, इसके निर्देशांक दिए हैं 5,-3। फिर आपको बिंदु दिया है R नाम का और आपको बोला है इसके निर्देशांक है x,6। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले तो आपने निकालनी है x की वैल्यू। सबसे पहले आप निकालेंगे कि x का मान कितना है, x का मान क्या है, और फिर देखते हैं कि कैसे ये बने थे। अगर हम रेखा बना दें इन बिंदुओं से, अगर हम इन बिंदुओं से रेखा बना दें तो पहला बिंदु हो गया P, दूसरा हो गया R, और नहीं दूसरा हो गया Q, और तीसरा हो गया R। ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसे जो है ये लाइनें बन गई। P है 5,-3, Q है 0,1 और R कितना है, R है x-6। तो आपको बोला है कि पहले तो x का मान निकालो। एक बार x का मान निकल जाए तो दूरी निकालो Q से R की, दूरी निकालो Q से R की, और दूरी निकालो P से R की। तो PQ की दूरी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछी ही नहीं है, तो गलती में या जल्दबाजी में PQ का मान मत निकाल देना, सिर्फ किसका पूछा है, QR और PR। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है कि ये जो बिंदु है, ये जो बीच वाला बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो अगर कभी कोई चीज समदूरस्थ होती है तो उससे हम क्या लिखते हैं, कौन सा समीकरण निकालते हैं, मतलब क्या लिखेंगे हम ऐसा समदूरस्थ शब्द सुन के, बताओ कौन किसके बराबर हो जाएगा। मैम पहले PQ निकालेंगे फिर QR। PQ निकालने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताओ अगर Q बिंदु समदूरस्थ है P और R से तो कौन कौन किसके बराबर होगा, ये बताओ। PQ बराबर QR। बिल्कुल, PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, यही तो होता है ना समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंट, कि इनका डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब जो PQ की दूरी है, जो Q की P से दूरी है, वो Q के R की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो इससे हमने ये समीकरण निकाल दिया कि हमारा जो भाई PQ है वो किसके बराबर है, वो बराबर है QR के। अब इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हमें x का मान पूछा होता है तो अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि इसी समीकरण में भर देनी है दोनों की वैल्यू को, दोनों के दूरी सूत्र को इसी समीकरण में भर देना है। ठीक है, तो चलो इसको भरते हैं। अब PQ लिखा है पहले, तो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, जगह नहीं बचेगी नहीं तो। पहले बताओ ये सभी को क्लियर हुआ कि मैंने क्यों लिखा PQ को QR के बराबर, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, PQ निकालना है तो 0 आएगा पहले, माइनस का 5, क्योंकि x2 0 है, x1 5 है, इसका करेंगे स्क्वायर, जमा का निशान 1 जमा 3, जमा 3 क्यों लिखा तो समझ जाओ, 3 माइनस का था, करना भी इसको माइनस था, माइनस माइनस प्लस बन गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे PQ। अब निकालते हैं QR, तो QR निकालने के लिए वही x2 है x और x1 है 0, और इसका हो गया स्क्वायर, जमा का निशान 6 माइनस 1, और इसका भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब 0 में से 5 गए तो 5 ही बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और 5 5 हो जाएगा 25, जमा का निशान
3 में से 1 गया तो सॉरी 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 चौके 16 बराबर, और यहाँ पे x माइनस 0 था तो इसका यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर ही बचेगा, है ना, क्योंकि x में से 0 गए तो क्या x तो बचा ना, तो x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और जमा का निशान 6 में से 5 गया, 5 5 25 ऐसे का ऐसा। अब हमें पता है कि अगर कोई सेम चीज होती है बराबर के इधर उधर तो कट जाती है, तो वर्गमूल से पहले तो वर्गमूल कटा, फिर यहाँ पे 25 था, जमा का 16 था यहाँ पर, और ये था x स्क्वायर और जमा का था 25। अब और कुछ है जो कट सकता है, सोचो। यस मैम, 25 से 25। ठीक है, 25 से 25 कट गया, क्योंकि 25 दोनों तरफ है और दोनों ही तरफ जमा का है तो कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास बच गया 16 और हमारे पास बच गया x की घात 2। अब जो मुझे मान निकालना है वो x की घात 2 का नहीं, अकेले x का निकालना है, सिर्फ और सिर्फ x का मान। तो क्या करेंगे हम, x को छोड़ देंगे अकेला, और 16 के पास बन जाएगा वर्गमूल, क्योंकि हमें पता है ना अगर यहाँ पे वर्ग हो रहा हो और इसको उठा के उधर भेज दिया जाए तो क्या होता है, ये वर्गमूल बन जाता है। तो बताओ भाई x का मान क्या आएगा? 4। पक्का? यस मैम। सभी का आंसर यही है 4? यस मैम। गलत है। कभी भी किसी चीज को वर्गमूल से बाहर निकाला जाता है तो प्लस माइनस, हमेशा याद रखना, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इसके 2 मान आएंगे, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, ठीक है। कितने मान आएंगे इसके? 2 मान, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। अब निकाल दी हमने x की वैल्यू, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्यों आती है प्लस माइनस में, पहले भी सिखाया था, क्योंकि जब आप माइनस के 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आता है, जमा के 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आता है। इसी वजह से जब 16 का वर्गमूल किया तो जमा का 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा, प्लस माइनस 4 इसका आंसर आएगा, सिर्फ 4 नहीं प्लस माइनस 4, ठीक है। अब निकालते हैं दूरियां जो हमें पूछी है, एक तो हमें पूछी है PR की और एक हमें पूछी है QR की। तो पहले लेते हैं हम 4। जब हम x को 4 मानेंगे तब कैसी कैसी दूरी निकलेगी, पहले वो लिख लेते हैं, फिर जब x को -4 मानेंगे तो कैसी कैसी दूरियां निकलेगी वो करना, मतलब इसमें आपको पूरा करना पड़ेगा। गलती से भी यहाँ पे जमा का 4 मत लिखना या अकेला माइनस का 4 मत लिखना, दोनों 4 लिखने हैं, प्लस का भी माइनस का भी, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकाला हमने, 4 लिखा पहले, तो चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, r की जगह पे लिख दिया, अभी r के पास जो x था वहां पे लिख दिया 4। पहले निकाल लेते हैं QR की दूरी। तो QR की दूरी निकालने के लिए आ जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, जमा का निशान 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 चौके 16, 5 5 25, 16 में 25 को जोड़ो, कितना आया? 41। वर्गमूल का 41, ठीक है। ये आ गई QR की वैल्यू जब x 4 था। PR पूछा है तो PR भी निकाल दो। PR निकालने के लिए x को अभी हमने जमा का 4 माना है, तो 4 माइनस 5 इसका हो जाएगा वर्ग, जमा का निशान 6 जमा 3, क्योंकि 3 माइनस का था, 3 माइनस का था तो इसलिए माइनस माइनस प्लस बन गया, इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 में से 5 गया 1, मतलब 1 आएगा यहाँ पे, और 6 3 6 7 8 9, 9 का वर्ग किया तो 9 9 81, ये आ जाएगा वर्गमूल का 82, ठीक है। कितना आ जाएगा? वर्गमूल का 82। ये था तब जब हमने x को 4 माना था। अब मान लो हमने x को 4 नहीं माइनस का 4 माना है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं माइनस का 4, ठीक है। अब निकालनी है हमने QR की वैल्यू, तो अब निकाल लेते हैं QR निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 जमा का 3 और इसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 4 को आपस में जोड़ दिया तो 9, 9 9 हो गया 81, और 4 में से 3 गए 1, तो ये आ गया वर्गमूल का 82। मैंने QR नहीं निकाला, मैंने PR निकाला। मैं बोलूं कि क्या हो गया ये। और फिर निकालते हैं QR का मान, तो माइनस का 4 Q माइनस का 0 कर दिया, इसका स्क्वायर, जमा का निशान, उसके बाद 6
-1 इसका भी स्क्वायर। 4 में से 0 गए 4 ही आया, ये आ गया 4 चौके 16, 6 में से 1 गया 5 ही आया, ये आ गया 25, तो इसलिए इसका आ जाएगा हमारा उत्तर 41। तो देखो हर बार दोनों बार जो है वो हमारे जो ये निकल के आए, ये कैसे आए, ये बराबर आए। ठीक है, दोनों बार क्या हुआ, ये जो हमारे निकल के आए, ये इसके जो दूरी आई वो बराबर ही आई, जब हमने 4 को जमा कर लिया तब भी और जब हमने 4 को माइनस कर लिया तब भी। ठीक है, तो इसलिए 4 जमा का भी होगा और माइनस का भी होगा। इसको ना तो सिर्फ जमा का 4 लिखना है, ना तो सिर्फ माइनस का, दोनों 4 लिख लो और दोनों 4 से फिर दूरियां निकाल दो और बता दो कि भाई प्लस का 4 रखा तब भी ये आया और माइनस का 4 रखा तब भी सेम ही आंसर आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो जिसमें क्या हो, जिसमें जो आपके बिंदु हैं ये समदूरस्थ हो। अब ये आ गया वो सवाल कि इस क्वेश्चन में ना हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे और हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला भी नहीं, हमें बोला कि बस एक संबंध ज्ञात करो, बस एक रिलेशन बता दो इनके बीच का, और कुछ मत बताओ, वैल्यू मत बताओ, बस रिलेशन बताओ। तो एक पॉइंट इन्होंने बोला, एक पॉइंट है XY नाम का जिसको अपनी मर्जी से नाम दे दिया A, और अगला पॉइंट है 3,6 नाम का, इसको कह देते हैं P, और अगला पॉइंट है Q नाम का, इसको कह देते हैं -3,4। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कहते हैं कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो हम समझ गए कि जो P से A की दूरी होगी वो A से Q की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये आ गया आपका पॉइंट P, ये आ गया Q, बीच में आएगा A, बीच में वही पॉइंट आता है जो आपको दिया होता है, जैसे कि XY आपको दिया था वो बीच में आ गया, तो P से जो A की दूरी होगी वही A से Q की दूरी होगी। समदूरस्थ का ये मतलब होता है, इक्विडिस्टेंट का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर भी हमने लगा देना है फॉर्मूला, PA निकाल रहे हैं, PA तो मतलब A वाला होगा x2, तो ये आ गया x -3 और इसका हो गया होल स्क्वायर, जमा का निशान y -6 और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर किसके है, AQ के। AQ लिखा है यहाँ पे, देखो आपको नाम लिखना अच्छे से आना चाहिए, अगर A पे लिखा होता तो उल्टा होता, PA लिखा है तो उल्टा होगा। ठीक है, और बराबर का निशान और यहाँ पे है AQ निकालना है, AQ तो Q बाद में है तो Q का होगा x2, A पहले है तो इसका हो जाएगा x1, और जमा का निशान 4 में से y गया उसका भी स्क्वायर। वर्गमूल से वर्गमूल हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल है तो कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया x -3 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा x² ऐसे का ऐसा, जमा का 3 3 9 माइनस का 3 दूनी 6x। सेम यहीं पे यहाँ पर करेंगे, y² का y², 6 छिके जमा का 36 और 2ab करें तो 6 दूनी 12 12y। ठीक है, माइनस का 12y, क्योंकि माइनस वाली सर्वसमीका लग रही है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 3 माइनस का x और इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो 3 3 9 जमा का निशान x का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस वाली सर्वसमीका लग रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x। ठीक है, और यहाँ पे जमा का निशान 4 चौके 16 y², 4 दूनी 8 y माइनस का 8y, कटता है काट दो, x² से x² कट गया और y² से y² कट गया, क्या क्या बच गया वो लिख लो, और कुछ कट रहा है, 9 से 9 है ना, 9 से 9 कट गया, बच गया माइनस का 6x जमा का 36 माइनस का 12y और बराबर में बच गया 6x जमा का 16 माइनस का 8y। ठीक है, तो अब क्या करें, एक तरफ ले आओ सबको, प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं, देखो नहीं हुई है, माइनस, अच्छा इसको उधर भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा माइनस माइनस दिख रहा है ना, तो इसको उधर भेजते हैं। तो इसको मैंने ऐसे कैसा लिखा, यहाँ पे बराबर में आएगा 0। ठीक है, क्योंकि मैं इसको उठा के उधर ले जा रही हूं तो इसलिए बराबर में लिख दिया 0। 6x था वहां पे, जमा का 16 था वहां पे, माइनस का 8y था वहां पे, यहां से 6x गया वहां जाके जमा का बन गया, यहां से 36 गया वहां जाके माइनस का बन गया, यहां से 12 गया जमा का 12y बन गया। ठीक है, तो 0 रहेगा अभी ऐसे का ऐसा, इनको जोड़ दो, 6 में 6 जोड़ दिया आ गया 12x, 16 में 36 को माइनस करो, 16 और 36 को माइनस करो कितना आएगा
माइनस का 20 20 -20 माइनस 20 और 12 और 8 को माइनस करो 4y 4, माइनस का नहीं प्लस का 4y। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सीधा मतलब पहले x लिख लेते हैं 12x, फिर y लिख लेते हैं 4y, फिर लिख देते हैं माइनस का 20। तो अगर आप इसको इतना रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, लेकिन अभी ये और हल भी हो सकता है। इसको और सीधा करो 12x जमा 4y माइनस का 20 बराबर 0, और यहां से कॉमन ले लो। यहां से कॉमन आ सकता है 4, तो मैंने 4 ले लिया बाहर कॉमन। 12x से 4 बाहर चला गया कॉमन, तो अंदर कितना बचा? 3x 3x। माइनस मत करना, तभी मैंने कहा मध्यपद विभाजन विधि में भी कॉमन लेना पड़ता है, यहाँ पे भी कॉमन ही ले रहे हैं। अच्छा 4y से 4 बाहर कॉमन चला गया, क्या बचा? y और माइनस के 20 से 4 बाहर कॉमन चला गया, क्या बचा? -5 -5 बराबर में 0। 4 कर रहा है इन सब के साथ गुणा, तो 4 को उठा के अगर 0 के पास भेजोगे, 4 को उठा के अगर 0 के पास भेजोगे तो वहां जाके 4 बन जाएगा 0। तो ये इनके बीच का संबंध बन गया। ठीक है, इस संबंध को और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। ऐसे लिख सकते हो कि 3x जमा y बराबर है 5, कि जब आप 3x में 3 को x से गुणा करोगे और उसमें जब y जोड़ोगे तो हर बार 5 आएगा। ऐसा इसमें है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 3x में x में 3 की गुणा की, उसमें y जोड़ा, और जितनी बार उसमें से 5 घटाओगे उतनी बार 0 आएगा। तो अगर आप ये लिखते हो यहां तक तो ये भी करेक्ट है, अगर आप ये लिखते हो तो ये भी करेक्ट है। बस ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का 5 है तो यहाँ पे जमा का आ जाएगा, इसको माइनस मत करना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारी 7.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये था हमारा आखिरी सवाल, जो कि थोड़ा सा लंबा भी था और जो थोड़ा सा अलग सा भी था। अजीब तो नहीं कह सकते बट अलग सा था। ठीक है, तो इसमें डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी के लिए आगे थोड़ा मतलब ये फॉर्मूले देख लेते हैं। 7.2 तो नहीं कर पाएंगे। 7.2 में किस किस को डाउट है पहले ये बताओ। 7.2 के क्वेश्चंस में डाउट है? नो मैम थोड़ा सा भी नहीं? नो मैम चलो एक काम करेंगे, मैं आपको एक YouTube वीडियो भेजूंगी, मेरी तो नहीं है किसी और की है वो, उसमें अच्छे से समझाए हैं सारे क्वेश्चन, तो वो वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगी। फिर जिसको भी 7.2 में दिक्कत है वो उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, उसको जरूर देख लेना, आज के आज ही देख लेना। और डाउट अगर होगा तो कल पूछ लेना, क्योंकि देखो सिर्फ कल का दिन है आपके पास, परसों तो एग्जाम है। तो कल आप मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ लेना। अभी के लिए फॉर्मूले देख लो पर, ठीक है, फॉर्मूले जरूरी है। अब विभाजन सूत्र होता क्या है ये समझ लो, कि विभाजन सूत्र होता क्या है, क्या करता है वो सीख लो। मान लो यहाँ पर अब आपको जो है वो 2 बिंदु दिए हैं। पहले आपको बिंदु देते थे और आपको बोलते थे इनके बीच की दूरी निकालो, पर अब आपको 2 बिंदु दिए हैं और आपको बोला है कि इन 2 बिंदुओं को एक तीसरे बिंदु ने, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरे बिंदु ने एक अनुपात में बांटा। बराबर भागों में नहीं कह रहे, अभी कह रहे हैं कि इन 2 बिंदुओं को एक बिंदु ने क्या किया, अनुपात में बांटा। अब वो अनुपात कुछ भी हो सकता है, वो अनुपात हो सकता है 1:2, वो अनुपात हो सकता है 3:1, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अनुपात को हम किससे दर्शाते हैं? अनुपात को हम दर्शाते हैं M1 से। ये वाला अनुपात होगा M1 और ये वाला होगा M2। ठीक है, ये हो गया इसका अनुपात। अब इन्होंने अनुपात दे दिया, आपको बोला बिंदु A और बिंदु B को बिंदु P ने इस अनुपात में बांटा है। तो पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा कि बिंदु P के निर्देशांक निकालो, बिंदु P के निर्देशांक निकालो। अब बिंदु P के निर्देशांक में क्या क्या आएगा? हमको पता है निर्देशांक में 2 ही चीजें आती हैं, एक आता है x, एक आता है y। तो असल में आपसे पूछा है कि बिंदु P के ऊपर जो x और y है उनका मान निकालो। तो जब आपको मान निकालने को कहा जाएगा, x का मान कैसे निकलता है? m1 गुणा x2, m1 इसका x2 इसका, m1 गुणा x2 जमा का निशान m2 गुणा x1। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 की गुणा x2 से करो और m2 की गुणा 1 से करो, मतलब उल्टा, पहले 1 की गुणा 2 से, फिर 2 की गुणा 1 से। ठीक है, उनको कर दो बीच में जमा, फिर बटे में लिख दो m1 जमा m2। m1 m2 अनुपात होते हैं और x1 x2 जो है वो इसके निर्देशांक होते हैं a बिंदु के, पहले बिंदु के। ठीक है, x1 पहले बिंदु का और x2 दूसरे बिंदु का, ये होते हैं इसके इसके निर्देशांक।
x निकालने के लिए m1 गुणा x2 जमा m2 गुणा x1 बटे में m1 जमा m2। y निकालने के लिए m1 गुणा y2 जमा का निशान m2 गुणा y1 बटे में सेम m1 जमा m2। तो ये कब करते हैं? ये हम तब करते हैं जब हमें बोला जाता है कि अनुपात में बांट रहे हैं लेकिन वो अनुपात बराबर नहीं होता। m1 m2 के बराबर जब नहीं होता तब आपने ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तब क्या करना है? ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पर मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे दो बिंदु हैं A और B नाम के। आपको ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B, और इसको भी बिंदु P ने अनुपात में ही बांटा है। इसको भी एक तीसरे बिंदु ने अनुपात में ही बांटा है लेकिन बराबर अनुपात में। यहाँ पे बराबर नहीं था, यहाँ पे देखो बिंदु P यहाँ पे है, A से कितना दूर है? B से तो थोड़ा कम दूर है। तो ऊपर वाले केस में बिंदु P बस अनुपात में बांट रहा था, बराबर अनुपात में नहीं बांट रहा था। लेकिन इस वाले केस में बराबर अनुपात में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। P क्या है? इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो कभी भी आपको ऐसा मध्य बिंदु कहीं पे दिखाई दे आपके क्वेश्चन में, ठीक है, या ऐसा दिखाई दे कि बराबर अनुपात में बांट रहे हैं, तब आपने x निकालने के लिए क्या करना है? x1 में x2 को जोड़ दो, x1 में x2 को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, तो x निकल जाएगा। फिर आपको ये m1 m2 की गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब? जब ये मध्य में हो, जब कहां पर हो? बिल्कुल बीचों बीच हो, बिल्कुल मध्य बिंदु पर हो, तब आपका फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। x निकालने के लिए x1 जमा x2 बटा 2 कर दो, और y निकालने के लिए y1 जमा y2 बटा 2 कर दो, हो गया, आंसर निकल जाएगा। x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बस। अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो इस चीज को याद रखना कि जब बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु में होगा, तो x निकालने के लिए x1 जमा x2 बटा 2 करो, y निकालने के लिए y1 जमा y2 बटा 2 करो। लेकिन जब बराबर अनुपात में नहीं बांट रहा, अनुपात अलग अलग है, तब फिर आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लो। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, लिखने की वैसे इसमें जरूरत है नहीं, समझ आना खुद ही x कैसे निकलेगा और y कैसे निकलेगा। ठीक है, पर इसका स्क्रीनशॉट ले रखो, ये आपके काम आएगा। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में जो सारांश है वहां पे भी ये चीजें दी होंगी, लेकिन फिर भी इसको लिख के रखो। और वही इसके लिए मैं आपको वीडियो भेज दूंगी यूट्यूब की, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे 7.2 के। आपने उनको उस वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो देखने के बाद भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। सभी बच्चों को अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल अच्छे से करना, डरना बिल्कुल नहीं है। सब कुछ आपने पढ़ लिया है, सब कुछ आपको आता है, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसका आंसर करना है। स्पेशली एमसीक्यूज जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो चलो अब हम ओके वेलकम। अब हम मिलेंगे अपने 10 अक्टूबर को। अब आपको छुट्टियां पड़ गई अवंती की तरफ से, कल से आपकी कोई क्लास नहीं है। आराम से अच्छे से पेपर की तैयारी करो, और सभी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, सभी बच्चों के मार्क्स जो है वो अच्छे आने चाहिए। चलो, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। हाँ, जिसका डाउट था वो क्लास में रुको, जैसे कि तनु आपका डाउट था 6.3 का, तो आप क्लास में रुको, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि 10 अक्टूबर को